बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश लेक्चरशिप और एसएस इंग्लिश की तैयारी के लिए आज हम एंग्लो सेक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मल या मिडिवल इंग्लिश पीरियड के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। पीरियड इन ब्रिटेन। एंग्लो सेक्सन ये पीरियड था ब्रिटेन में 450 से लेकर 1066 तक। लेटर हाफ ऑफ द 5th सेंचुरी से लेकर लेट 11th century तक। The earliest phase of English literature started with Anglo-Saxon literature of the Angles and Saxons। English literature का earliest phase कौन सा था? Anglo-Saxon literature का था। Before they occupied Britain, they left along the coasts of Sweden and Denmark, and the land which they occupied was called England। तो एंगल्स और सेक्सन ये ब्रिटेन से पहले कहाँ पर रहते थे? ये स्वीडन और डेनमार्क के कोस्ट पर रहते थे और जिस ज़मीन पर वो रहते थे इसको इंग्लैंड कहा जाता था। इंग्लिश पोइट्री बिगेन इन द एंशंट इंग्लैंड। इंग्लिश पोइट्री कहाँ पर शुरू हुई थी? एंशंट इंग्लैंड में। और तकरीबन पोइट्री पहली चीज़ है, पहला अदब में पहला चीज़ है जो शुरू हुआ था। Wordsworth describes continental courts visited in imagination by a far wandering poet। Wordsworth ये एक पोएम है। वाल्डियर, तो ये एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के बाद Wordsworth वाल्डियर tells how Walter of Aquitaine withstood a host of fools in the passes of the Vosges। The splendid fragment called the Fight at Fensburg। Splendid fragment Fight at Fensburg ये deals with the same favorite theme of battle against fearful odds। Complaint of Deer describe the disappointment of a lover। The most important poem of this period is Beowulf। तो ये कुछ पोएम थे इस पीरियड के, एंग्लो सेक्सन पीरियड के। वर्डस्वर्थ, वाल्डियर, द फाइट एट फेंसबर्ग, कंप्लेंट ऑफ डियर और बीवुल्फ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। टर्म एंग्लो सेक्सन बिगेन टू बी यूज्ड इन द 8th century। ओल्ड इंग्लिश प्रोज में क्या था? लीगल राइटिंग्स थी, मेडिकल ट्रैक्ट्स, रिलीजियस टेक्स्ट, ट्रांसलेशंस फ्रॉम लैटिन एंड अदर लैंग्वेजेस। एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल किंग अल्फ्रेड रियन 871 से लेकर ये 899 तक था। किंग अल्फ्रेड की हुकूमत 871 से 899 की। एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल किंग अल्फ्रेड रियन ये एक प्रोज है। After the Anglo-Saxons embraced Christianity, the poets took up religious themes as the subject matter of their poetry। एंग्लो-सैक्सन ने जब क्रिश्चियनिटी कबूल की तो उसका पोइट्स ने कौन सा थीम अपनाया? रिलीजियस थीम, मजहबी थीम। मेजर पोर्शन ऑफ एंग्लो-सैक्सन पोइट्री एज रिलीजियस। तो ज़्यादातर पोर्शन हिस्सा एंग्लो-सैक्सन पोइट्री का रिलीजियस मजहबी पोइट्री है। टू इंपॉर्टेंट रिलीजियस पोइट्स ऑफ द एंग्लो-सैक्सन पीरियड कौन से है? कैडमन और साइनवुल्फ। कैडमन फर्स्ट इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट था। कैडमन फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन पोइट कौन था? कैडमन। द होल स्टोरी ऑफ द फेट ऑफ मैन ये कैडमन ने बयान की है, फ्रॉम द क्रिएशन टू फॉल सब कुछ। साइनवुल्फ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम इज द क्राइस्ट। साइनवुल्फ के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम का नाम क्या है? क्राइस्ट। द एंग्लो सेक्सन पीरियड वाज आल्सो मार्क्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज कब स्टार्ट हुआ था? एंग्लो सेक्सन पीरियड में। तो एंग्लो सेक्सन लिटरेचर में आपको दो चीज़ों पर फोकस करना होगा, पोइट्री पर, सबसे पहले पोइट्री और फिर प्रोज पर। थ्रू द क्रॉनिकल्स विच प्रॉबेबली बिगेन इन किंग अल्फ्रेड्स टाइम। क्रॉनिकल कब शुरू हुई थी? किंग अल्फ्रेड के वक्त। नो ब्रेक इन प्रोज ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड। प्रोज में कोई ब्रेक नहीं था, यानी एंग्लो सेक्सन से जब प्रोज शुरू हुआ तो ये जारी था। The great success of Anglo-Saxon prose is religious instructions। Anglo-Saxon prose में क्या थे? Religious instructions थी। Two great pioneers of English prose were Alfred। English prose कौन से थे? Alfred the Great थे। Alfred the Great the glorious king of Wessex था और Latin Chronicles in English, इसने Latin Chronicles in English ये ट्रांसलेट की थी। और Alfred a priest, एल्फ्रिक कौन था? ये प्रीस्ट था। हु रूट sermons in a sort of poetic prose। The Angles and Saxon first landed in England in latter half of the 5th century 450 AD में, and by 670 AD they had occupied almost the whole of the country।
The Anglo-Saxon kings, of whom Alfred the Great was the most prominent, ruled till 1066 when Harold, the last of Saxon kings, Anglo-Saxon में आखिरी किंग कौन था? हेरोल्ड, was defeated at the Battle of Hastings, इसको शिकस्त हुआ था Battle of Hastings में, by William the Conqueror of Normandy, France. विलियम द कंकरर ऑफ नॉर्मेंडी ने उसको शिकस्त दिया था हेरोल्ड को, और डियर फोर एक्सटेंस रफली फ्रॉम 670 एडी से लेकर 1100 एडी तक एंग्लो सैक्सन लिटरेचर है रफली. दे फॉलोड इन दियर लाइफ 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स: लॉ ऑफ पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेचर, रिलीजन, लव फॉर वुमेनहुड एंड स्ट्रगल फॉर ग्लोरी. एंग्लो सैक्सन इन 5 ग्रेट प्रिंसिपल पर अमल करते थे. बीवुल्फ ये जर्मेनिक एपिक लॉन्गेस्ट ओल्ड इंग्लिश पोएम था, 3182 लाइन पर मुश्तमिल था, 700 से लेकर 785 के दौरान लिखा गया था. अदर ग्रेट वर्क्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री: द वांडरर, द सी फॉरर, द बैटल ऑफ मेल्डन एंड द ड्रीम ऑफ द रोड. ओल्ड इंग्लिश पोइट्री हैज़ सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट एंटायरली इन 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स. ओल्ड इंग्लिश पोइट्री ये तकरीबन 4 मैन्युस्क्रिप्ट में है: द एक्सेटर बुक, द जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, द वर्सिली बुक एंड द बीवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट. अगर आप विकीपीडिया पर इसको सर्च करते हैं तो आपने इसको एंग्लो सैक्सन लिटरेचर सर्च करना है, फिर विकीपीडिया में पढ़ना है मज़ीद पढ़ने के लिए. मिडल इंग्लिश और एंग्लो नॉर्मन पीरियड ये 1050 से लेकर 1500 या 1100 से लेकर ये रप होता है. ये एक दूसरे को ओवरलैप, ये जो एजेस होते हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो इसलिए बाज़ किताबों में एक तारीख लिखा होता है, बाज़ किताबों दूसरी किताबों में दूसरा तारीख, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है. The Normans who were residing in Normandy, France, defeated the Anglo-Saxon king in the Battle of Hastings 1066 and conquered England. ये तो हुआ था. विलियम द कंकरर ने हेरोल्ड को शिकस्त दिया था, जो कि आखिरी एंग्लो सैक्सन किंग था. एंग्लो नॉर्मन पीरियड इज मार्क्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री. ओल्ड इंग्लिश पोइट्री इस पीरियड में ख़त्म हुई थी. बीवुल्फ, फॉल ऑफ द एंजल्स. फॉल ऑफ द एंजल्स किस दौर से ताल्लुक़ था? एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से. तो ऐसी पोइट्री ख़त्म हुई थी. whether derived from heathendom or from the church, his ideas and manners of its own. तो इंग्लो सैक्सन की जो पोइट्री उसका सोर्स क्या था? हेथेंडम या चर्च. The clergy insisted on the use of Latin, the nobility on the use of French. No one of influence saw the utility of English as a means of perpetuating thought. तो इस दौर में क्लर्गी ने लैटिन पर जोर दिया था, नोबिलिटी ने फ्रेंच पर जोर दिया था, क्योंकि इंग्लो नॉर्मन पीरियड था. तो इस दौर में इंग्लिश में कुछ खास काम नहीं हुआ था. अनदर स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ medieval लिटरेचर इज इट्स जनरल एनोनिमिटी. एनोनिमिटी ये है कि जो काम किसी शख्स ने किया हो वो मालूम ना हो. द रोमांसेस, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द मिडल इंग्लिश पीरियड वाज द रोमांसेस. मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर मिडल इंग्लिश पीरियड में क्या था? रोमांसेस. नोटेबल फॉर दियर स्टोरीज. रोमांसेस किस चीज़ के लिए मशहूर थे? स्टोरीज़ की, पोइट्री के लिए मशहूर नहीं थे. बारोड फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच सोर्सेज. ये रोमांसेस ये लैटिन और फ्रेंच ज़राए से हासिल होती है. इसमें क्या होते थे? स्टोरीज ऑफ किंग आर्थर, द वॉर ऑफ ट्रॉय एंड द मैथिकल डूइंग्स ऑफ चार्लेमेग्नी एंड ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट. ये कहानियाँ होती थी रोमांस में. मेरिकल और मॉरलिटी प्लेज ये दूसरा करेक्टरिस्टिक है. इन द मिडल इंग्लिश पीरियड miracle plays became very popular. Old Testament and life of Christ in the ये जैसे इस पर ड्रामे बनाए गए miracle plays. Miracle play और mystery play. This kind of drama is called the miracle play, sometimes less correctly the mystery play. Mystery play less correct है. And flourished throughout England from the reign of Henry VI to that of Elizabeth 1154 to 1603. मिस्ट्री प्ले ये हेनरी II के दौर से लेकर एलिजाबेथ के दौर तक फ्लरिश हुई थी. फ्लरिश और 1154 से लेकर 1603 तक एलिजाबेथ का दौर था. अनदर फॉर्म ऑफ ड्रामा विच फ्लरिश ड्यूरिंग द मिडल एजेस वाज द मॉरलिटी प्लेस. मॉरलिटी प्लेस में क्या होता था? स्ट्रगल बिटवीन द पावर्स ऑफ गुड एंड ईवल फॉर द मास्टरी ऑफ द सोल ऑफ मैन. विलियम लैंगलैंड 1332 से लेकर 1386 तक. विलियम लैंगलैंड ये एंग्लो नॉर्मन या मिडिवल इंग्लिश पीरियड से ताल्लुक़ रखता है
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द मिडल एजेस वाज विलियम लैंगलैंड। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि विलियम लैंगलैंड किस दौर से ताल्लुक़ रखता था। तो ये ओल्ड इंग्लिश मिडल इंग्लिश पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड से ताल्लुक़ रख 1332 से लेकर 1386 तक था। अवेजन ऑफ फियर्स द फ्लोमैन, अवेजन ऑफ फियर्स द फ्लोमैन ये किसने लिखा? ये विलियम लैंगलैंड ने। अवेजन ऑफ फियर्स द फ्लोमैन। विलियम लैंगलैंड का स्टाइल आर्केक था, यानी पुराना स्टाइल था, बट इट इज़ क्लासिक वर्क। ये सटायर है ऑन द करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सटायर अवेजन ऑफ फियर द फ्लोमैन ये क्या है? सटायर है ऑन द करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। लैंगलैंड एज एसेंशियली अ सैटिरिक पोइट। लैंगलैंड क्या था? ये सैटिरिक पोइट था। जॉन गॉवर 1330 से लेकर 1408 तक। तो ये हमारे साथ एक ही गया विलियम लैंगलैंड जो कि ओल्ड मिडल इंग्लिश से था, और दूसरा है जॉन गॉवर। इंग्लिश पोइट्री में इसका भी एक ख़ास किरदार था। जॉन गॉवर 1330 से 1408 तक ये ग्रेट स्टाइलिस्ट था और इज मेनली अ नरेटिव पोइट एंड हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज कन्फेशन एमेंटिस। कन्फेशन एमेंटिस ये किसका वर्क है? ये जॉन गॉवर का है जो कि 1330 से 1408 तक था। कन्फेशन एमेंटिस which is in the form of conversation between the poet and a divine interpreter। इसमें क्या है? कन्फेशन एमेंटिस में ये कन्वर्सेशन है पोइट और डिवाइन इंटरप्रेटर के दरमियान। गॉवर रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ मॉरलिस्ट। चौसर 1340 से लेकर 1400 तक, बाद किताब में 1342 से लेकर 1400 तक है, इसमें इख्तिलाफ। It was in fact Chaucer who was the real founder of English poetry. Who was the real founder of English poetry? Who is called father of English poetry? Chaucer 1340 से 1400 तक father of English poetry था। His education as a poet was twofold. Part of it came from French and Italian literatures, but part of it came from life. The most famous and characteristic work of Chaucer is the Canterbury Tales। ये मैग्नम था, इसका सबसे बड़ा काम था कैंटरबरी टेल्स, which is a collection of stories related by the pilgrims on their way to the shrine of Thomas Becket at Canterbury. The Canterbury Tales is a landmark in the history of English poetry. What work is landmark in the history of English poetry? Canterbury Tales. Chaucer's works fall into three periods. In the first period, he imitated French models. पहली पीरियड में उसने फ्रेंच मॉडल को इमिटेट किया था। ये पोएम इसने इमिटेट किया था ली रोमन डी ला रोज, इसने ट्रांसलेशन लिखा था रोमांट ऑफ द रोज। दूसरा पीरियड पोएट्री बुक ऑफ द डचेस। पहले पीरियड में बुक ऑफ द डचेस इन एलिजी लिखा था। बुक ऑफ द डचेस ये एलिजी है। बुक ऑफ द डचेस ये कौन सा वर्क है? बहुत एमसीक्यू में आ चुका है। बुक ऑफ द डचेस एलिजी है और ये किसका वर्क है? चौसर का। कंप्लेंट ऑन टू पीटी ये शॉर्टर पोएम है, और ABC अ सीरीज ऑफ स्टेंजास रिलीजियस एंड टून। कंप्लेंट ऑन टू पीटी ये किसका वर्क है? ये भी चौसर का है, और ABC ये भी चौसर का वर्क है। सेकंड पीरियड में क्या था? 1373 से लेकर 84 तक। इन्फ्लुएंस ऑफ इटालियन लिटरेचर था इस दौर में, स्पेशली ऑफ डेंटीज डिवाइन कॉमेडी एंड बोकेशियस पोएम से मुतासिर हुआ था। द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स परिंदों का पार्लियामेंट ये किसका वर्क है? चौसर का। ट्रूलियस एंड क्रिसाइड which narrates the story of the Trojan prince Troilus and love for damsel Cressid, the story of Cressida, the house of fame। सेकंड पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं, which is a masterpiece of comic fantasy। तो ये उसकी काम हो गई दूसरी पीरियड में। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रूलियस क्रिसाइड और द हाउस ऑफ फेम। विच वर्क ऑफ चासर इज मास्टरपीस ऑफ कॉमिक फैंटेसी? तो ये है द हाउस ऑफ फेम। चासर थर्ड पीरियड 1384 से लेकर 90 तक था। ये इंग्लिश पीरियड था, उसने इटालियन और फ्रेंच को छोड़ दिया। लीजन ऑफ गुड वुमेन ही इम्प्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम द हीरोइक कपलेट। लीजन ऑफ गुड वुमेन
लीजेंड ऑफ गुड वुमेन ये किसका वर्क है और कौन से दौर था? इंग्लिश ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया था। लीजेंड ऑफ गुड वुमेन हीरोइक कपलेट में। कैंटरबरी टेल्स ये भी इस दौर में लिखा गया था। ही रिमूव्ड पोएट्री फ्रॉम द रीजन ऑफ मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी। चासर सक्सेसर कौन थे? चासर के बाद डिक्लाइन इंग्लिश पोएट्री आया था अबाउट 100 साल के लिए। द इयर्स फ्रॉम 1400 टू द वर पीरियड बिरेफ्ट ऑफ लिटरेचर से खाली दौर था। इंग्लिश एंड स्कॉटिश चासरियंस को कहा जाता है जो इसके बाद आए थे। अक्लीव, लेडगेट, हॉब्स, स्केल्टन, हेनरिसन, डुम्बर एंड डोगलस ये चासर की सक्सेसर थे। एलिगरी क्या है? अ स्टोरी, पोएम और पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील अ हिडन मीनिंग, टिपिकली अ मॉरल और पॉलिटिकल वन। तो आज का ये छोटा सा लेक्चर ये ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के बारे में था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चरशिप की तैयारी में मदद करेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।